बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल है और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी को जो कि काबिल इलाज होती है, लेकिन इसकी तशख़ीस और इसके इलाज में देर होने की वजह से बहुत से लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। इन लोगों में जिनके गुर्दे फेल होते हैं इस बीमारी की वजह से, उनमें बहुत से जो लोग हैं वो नौजवान होते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इस मर्ज का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेसिकली ग्लोमेरुलाई जो होते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो ग्लोमेरुलाई होते हैं ये हमारे जो गुर्दे होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी मशीनें होती हैं, उनको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। यही असल में वो मशीनें होती हैं जो कि खून की सफाई का अमल कर रही होती हैं, और ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। यानी कितनी छोटी होती हैं कि आप अंदाज़ा लगा लें कि एक गुर्दा जो है उसके अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब ये छोटी छोटी मशीनें काम अपना कर रही होती हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसान को इस तरीके से बनाया है कि हमारी अकल जो है वो दंग रह जाती है। तो जो ग्लोमेरुलाई है वो छोटी छोटी मशीनें होती हैं। हर गुर्दे में 10-10 लाख मशीनें होती हैं। 10 लाख मशीनें दाएं गुर्दे में होती हैं, 10 लाख मशीनें बाएं गुर्दे में होती हैं। इसकी खराबी हो जाए, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसके अंदर पीप पड़ जाए, तो जो मर्ज डेवलप होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसकी अमूमी तौर पर 2 शाखें होती हैं। एक शाख को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, दूसरी शाख को हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। हम किसी और दिन नेफ्रिटिक सिंड्रोम को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी मरीज को, खा वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, जिस्म पर सोज आना शुरू हो जाए, वरम आना शुरू हो जाए, चेहरे पे सोज आना शुरू हो जाए, आंखों के नीचे स्वेलिंग का आना शुरू हो जाए, इसके अलावा उसको पेशाब के अंदर झाग आना शुरू हो जाए और कमजोरी नकाहत होना शुरू हो जाए, तो इसका यह मतलब है कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो रही है। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये भी एक छतरी की तरह है। जैसे एक छतरी होती है, उसके नीचे कई शाखें होती हैं, उसके अंदर नीचे ब्रांचेज होती हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की भी कई ब्रांचेज होती हैं। उनमें कुछ ब्रांचेज के नाम मैं ले देता हूँ। जो लोग इस मर्ज का शिकार होते हैं उनको बेहतर पता होता है कि उनको कौन सी ब्रांच है। हम उनको बताते हैं, बाकायदा नेफ्रोलॉजिस्ट है उसको उनको बताता है कि आपके अंदर ये बड़ी छतरी की ब्रांच आ रही है। अगर कोई बच्चा हो तो उसके अंदर मोस्टली जो ब्रांच होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, उसका नाम है मिनिमल चेंज डिजीज। तकरीबन 90% बच्चे जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है उनको मिनिमल चेंज डिजीज का मर्ज होता है। इसके अलावा FSGS का एक मर्ज होता है जिसे हम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इसकी एक ब्रांच है। IgA नेफ्रोपैथी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह से हमारे पेशेंट्स में प्रेजेंट कर जाती है। इसके अलावा मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है और कई शाखें होती हैं। एमाइलोइडोसिस भी होता है उसके अंदर एक शाख जो कि मरीज के अंदर निकल सकता है। अब हर शाख का जो इलाज है वो दूसरी शाख से फर्क होता है। मिनिमल चेंज डिजीज का अलग इलाज है और इलाज है, उसका तरीका ही और इलाज का। FSGS उसका और तरीका इलाज का, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का और तरीका इलाज का, MPGN का और तरीका है, IgA नेफ्रोपैथी का और तरीके से इलाज होता है, एमाइलोइडोसिस का बिल्कुल फर्क इलाज है। तो हम जो है इलाज के तय्युन के लिए, इलाज कैसे करना है इसको मालूम करने के लिए हम उसकी शाख को पहले मालूम करते हैं कि किसी इंसान में ये अलामात आ गई हैं कि उसके जिस्म पर वरम आना शुरू हो गया है, उसको पेशाब में झाग आना शुरू हो गया, इसके अलावा उसके खून के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी आ गई है, या उसके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो ये कुछ अलामात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस मरीज को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। अब उसकी शाख का तयन करने के लिए हम मजीद कुछ टेस्ट करते हैं। उसमें कुछ खून के टेस्ट भी शामिल होते हैं, कुछ टेस्ट पेशाब के भी होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस मरीज में कितना प्रोटीन आ रही है उसके यूरिन के अंदर। तो जब शाख का तयन हो जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है
उस मरीज का इलाज करना। कई शाखें इसमें से, मोस्ट ऑफ शाखें जो होती हैं, ज़्यादातर शाखें अगर वक्त पर वो पेशेंट हमारे पास आ जाए तो वो काबिल इलाज होती है, लेकिन इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा टफ होता है, डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए भी। जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं इस मर्ज के इलाज के लिए वो काफ़ी सख्त होती हैं, गर्म दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं ना, वो होती हैं। तो मरीज को पहले बता देते हैं कि ये दवाइयाँ थोड़ी सी गर्म होती हैं और इसके ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो उसको बियर करने होते हैं, पेशेंट को बियर करने होते हैं। और इसका इलाज प्रॉपर हो जाए तरीके से तो मोस्ट जो पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो मरीज होते हैं, वो मुकम्मल सेहतमंद हो जाते हैं। तो शाख का तयन करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम रीनल बायोप्सी कहते हैं। ये छोटा सा टेस्ट होता है, इसमें हम गुर्दे में से एक गुर्दे में से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं, हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख मशीनें काम कर रही हैं। अब उनमें फॉल्ट आ गया, गुर्दे में फॉल्ट आ गया। अब ये समझे कि गुर्दे जो है वो एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के अंदर मशीनें एक किस्म की लगी हुई हैं, सारी मशीनें एक किस्म की लगी हुई हैं। अब फैक्ट्री के अंदर फॉल्ट आ गया, कोई मशीनें जो है वो खराब हो गई। तो हमें इसको मालूम करने के लिए कि भाई क्या फॉल्ट आया है मशीनों के अंदर, हम अब सारी 10 लाख मशीनें तो निकाल के नहीं भेज सकते हैं लेबोरेटरी में कि भाई चेक करो कि फॉल्ट क्या है। तो हम बतौर सैंपल उसमें से 10 या 20 मशीनें निकाल के भेज देते हैं। 10 लाख में से कोई 20 एक मशीनें निकाल के बतौर सैंपल हम लेबोरेटरी भेज देते हैं। वो छोटी सी सुई होती है, उसके जरिए जगह सुन करके वो तकलीफ मरीज को नहीं होती है, उसके जरिए हम ये सैंपल लेते हैं और ये सैंपल लेके हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं। लेबोरेटरी वाले माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उनके पास एक माइक्रोस्कोप होती है, उसमें देखते हैं और बताते हैं कि भाई इस मरीज के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये शाख आ रही है और ये इतना डैमेज हो चुका है गुर्दा, अब इसका इलाज इस तरीके से करना है। तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बाकी टेस्ट हमने करवाए होते हैं उसकी बुनियाद पर हमें इस शाख का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि गुर्दे कितने खराब हो चुके हैं और हमें ये मालूमात मिलती है कि गुर्दे अब कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। अब वजूहात क्या होती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, ये कई वजूहात होती हैं, हर शाख की अपनी वजह होती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि मिनिमल चेंज डिजीज, जो कि मैंने पहले अर्ज किया कि बेसिकली बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों में भी होती है, लेकिन 90% बच्चे जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मर्ज होता है उनमें मिनिमल चेंज डिजीज पाई जाती है। वो बिनाइन भी हो सकती है, किसी वजह के बगैर भी बच्चे में हो सकती है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है, अल्लाह ने बनाई होती है कि किसी वक्त भी इसको ये डेवलप हो सकती है। कोई वजह इसकी हो तो वजूहात में कुछ एलर्जीज शामिल है कि एलर्जी किसी चीज़ से होगी, या कोई जो बी स्टिंग होता है, जो मक्खी शहद की होती है, उसने काट लिया, उसके जहर की वजह से भी ये पैदा हो सकती है। फिर कुछ हमारे जिस्म में ऐसे गदूदों की बीमारियां होती हैं, लिम्फ नोड्स की बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से ये पैदा हो सकती है। तो ये कुछ वजूहात हैं, वरना बगैर वजह के भी ये बीमारी आ सकती है। FSGS एक मर्ज है, तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, तो इसकी भी आगे कई वजूहात हुआ करती हैं और बगैर वजह की भी हो सकती है। लेकिन इसमें FSGS के मर्ज में एक बड़ी जरूरी बात जानने वाली ये है कि अगर किसी इंसान को FSGS का मर्ज हो तो ये ख्याल करने की जरूरत होती है कि उसके खानदान में किसी और को भी ये हो सकता है, क्योंकि इसकी कई कॉजेज या वजूहात जेनेटिक मिलती हैं। यानी FSGS का मर्ज है वो फैमिली में पाया जाता है और लोगों को भी हो सकता है, इसलिए फैमिली में बाकी लोगों को भी अपने गुर्दा चेक करवाने की जरूरत हुआ करती है। जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, जो मैंने एक और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मैंने शाख का नाम लिया था, इसकी भी कई वजूहात भी हो सकती हैं और बगैर वजह के भी ये किसी इंसान में डेवलप हो सकती है। अगर बगैर वजह के हो तो इसे हम कहते हैं कि प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और अगर कोई वजह इसकी निकल आए तो हम कहते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो वजूहात में यरकान शामिल है, यरकान किसी इंसान को अगर हो तो उसके अंदर हो सकती है। और एक और वजह जिसका अमूमी तौर पर लोगों को नहीं पता होता वो ये वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल। जो वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर बेसिकली मरकरी होती है, तो उस मरकरी की वजह से ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी किसी इंसान में डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एक मर्ज का मैंने नाम लिया जिसे हम एमाइलोइडोसिस कहते हैं। ये मर्ज जो है ये भी प्राइमरी भी हो सकता है, बगैर वजह के भी हो सकता है और इसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं।
اگر یہ سیکنڈری ہے کہ کسی وجہ سے کسی اور بیماری کی وجہ سے اس انسان میں ایمائلوڈوسس کا مرض ہو گیا ہے تو اس میں یوزلی جو ہے وہ ایک گھنٹیوں کا مرض ہوتا ہے، یا کسی انسان کو پرانی ٹی بی رہی ہو اس وجہ سے ہو سکتا ہے، کرونک کوئی ڈیزیز کو چل رہی ہو، پرانی چل رہی ہو، اس وجہ سے یہ اس کے گردوں پر اثر کر سکتا ہے، وہ بیماری اثر کر سکتی ہے اور اس انسان میں ایمائلوڈوسس کا مرض ہو سکتا ہے جو کہ ایک نیفروٹک سنڈروم کی ایک شاخ ہے۔ ہمیں پہلے شاخ کا تعین کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد علاج اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے۔ آپ کا جو نیفرولوجسٹ ہے وہ علاج اس کے اکارڈنگلی کیا کرتا ہے۔ تو میں ٹیسٹ ریپیٹ کر دوں جن ٹیسٹوں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اندر یہ نیفروٹک سنڈروم کا مرض ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو پیشاب کا، سمپل پیشاب کا ٹیسٹ، میری پیشاب کے ٹیسٹ کے بارے میں ویڈیو اویلیبل ہے، اس میں پتہ چل سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشاب کا ٹیسٹ کیسے کھلا کرنا۔ سمپل پیشاب کا ٹیسٹ ایک کرنا ہوتا ہے، اور اس پیشاب کے ٹیسٹ میں اگر پروٹین آ رہی ہو، پروٹین کی لیکیج ہو رہی ہو، تو پھر ہم ایک 24 گھنٹے پیشاب کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس مریض سے ہم کہتے ہیں کہ اپنا 24 گھنٹے کا پیشاب جمع کرو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے اس نے پہلا پیشاب ضائع کر دینا ہوتا ہے، دوسرا پیشاب جو اس کو آئے گا وہ کسی بوتل میں یا کسی کنٹینر میں جمع کر لے گا، پورا کا پورا پیشاب، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی کہ پہلا پیشاب ضائع کر کے دن کا باقی سارا کا سارا پیشاب اس نے کسی کنٹینر یا کسی بوتل میں جمع کر لینا ہے۔ رات کو بھی اٹھے گا تو پیشاب اسی کنٹینر میں کرے گا، صبح اٹھ کے اس نے جو پہلا پیشاب ہے وہ بھی کنٹینر میں کر کے اس کو جمع کروا دینا لیبارٹری میں۔ تو وہی 24 گھنٹے کا ایک پیشاب ہم جمع کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں لیبارٹری اس میں رپورٹ بنا کے دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ 24 گھنٹے میں اس انسان کے گردے کتنا پروٹین کا خراج کر رہے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کی بیس پہ پھر ہم آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کو نیفروٹک سنڈروم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس انسان کے 24 گھنٹے پیشاب جو جمع کیا گیا تھا اس میں پروٹین کا خراج 3.5 گرام سے زیادہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب اس میں نیفروٹک سنڈروم ہے۔ اب اس کی پھر وجوہات کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک وجہ میں اور بتاتا چلوں جو کہ گلومیرولونیفرائٹس کے زمرے میں تو نہیں آتی ہے لیکن وہ نیفروٹک سنڈروم کے زمرے میں آتی ہے، وہ ہے شوگر کا مرض۔ اگر شوگر کا مرض کسی انسان کے گردوں کو لیک کر دیں تو وہ نیفروٹک سنڈروم پیدا کر سکتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک نیفروپیتھی، اور اس کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹائپ 3 کے اندر جا کے یہ جو گردوں میں سے لیکیج بہت زیادہ، اتنی زیادہ پروٹین کی لیکیج سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ 3.5 گرام سے زیادہ 24 گھنٹے میں وہ جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو سائنس کی روشنی میں یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جتنی زیادہ پروٹین کا خراج ہوگا اتنا ہی خرابی زیادہ گردے کے اندر پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کے جسم پر ورم آ رہا ہو، آپ کے چہرے پر ورم آ رہا ہو، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے پیشاب میں جھاگ سی بن رہی ہے، اگر آپ کو شوگر بھی ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ کو فوراً کسی کمپیٹنٹ نیفرولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وقت پر اس کی وجہ کا تعین کیا جا سکے اور آپ کے گردوں کو خرابی سے بچایا جا سکے۔